तो आज से हम लोग इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर डेवलपमेंट पॉलिसीज और एक्सपीरियंसेस 1947 से लेकर 1990 तक यूनिट 1 को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें भी हम लोग सबसे पहले चैप्टर के ऊपर बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर क्या है, ये चैप्टर देखो, पहले तो आप इंडेक्स पेज की तरफ अगर इसकी तरफ देखो ना समक्ष, तो आपको यहां पर एक टर्म्स तोड़कर हम लोग देखते हैं। हमारा देश कब आजाद होता है? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, हमारा जब देश आजाद हुआ ना, तो जवाहरलाल नेहरू ने रेड फोर्ट पर खड़े होकर एक स्पीच दी थी। क्या उसका नाम जानते हो आप? नहीं, उसको हम लोग कहते हैं ट्राइस्ट विद डेस्टिनी की स्पीच। ट्राइस्ट विद डेस्टिनी की स्पीच। इस स्पीच को उन्होंने दिया था यह कहकर कि दोस्तों, भारतीयों, मेरे प्यारे नागरिकों, देश तो हमारा आजाद हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास कुछ नए नए चैलेंजेस हैं। हमें गरीबी खत्म करनी है, हमें लोगों को विशेष साइकिल से बाहर निकालना है, हमें डेवलपमेंट लानी है, ग्रोथ को प्रमोट करना है। उसमें से मेन चीज एक और थी, मतलब मेन एलिमेंट यह भी था समक्ष, हमें लोगों को अगर भूखमरी से बाहर निकालना है, हंगर से बाहर निकालना है, तो उसके लिए खाना होना चाहिए। और खाने के लिए हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चरल ग्रोथ बहुत ए लेवल की होनी चाहिए, बहुत अच्छी लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इस लेक्चर में यह डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर के अंदर स्पेसिफिकली, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ध्यान से सुनना टर्म को, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मुझे एक बात बताओ, ईव का मतलब क्या होता है? जब कोई इवेंट होने वाला होता है नेक्स्ट डे, कोई एक इवेंट हो रहा है, वो नेक्स्ट डे हो रहा है, लेकिन उससे एक पहले वाली जो शाम या रात है, एक प्रीवियस डे है, उसी को तो ईव कहेंगे हम लोग। जैसे मैं आपको एक इसका रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। 25 तारीख को, 25 दिसंबर को क्या होता है? क्रिसमस होता है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, क्रिसमस ईव कब पड़ती है? 24 दिसंबर की शाम को। यही पड़ती है ना, चर्च में सजावट वगैरह, जीसस क्राइस्ट वगैरह, ये सब मतलब क्या कहते हैं, लगना शुरू हो जाते हैं, कैंडल्स वगैरह जलना, है ना, चर्च के अंदर लाइटिंग होना। तो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का यहां पर यह मतलब है, इस चैप्टर के अंदर आप ये सीखोगे, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, 15 अगस्त 1947 से पहले की सिचुएशन, जब अंग्रेज हमारे यहां थे, सिंस 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, तो हमारे एग्रीकल्चर की सिचुएशन, इकोनॉमी की सिचुएशन रही कैसी, कैसा हमारा एग्रीकल्चर दिखता था, क्या उसकी सिचुएशन थी? ब्रिटिशर्स क्या अच्छा करके गए एग्रीकल्चर के साथ, क्या खत्म कर गए एग्रीकल्चर को? और सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, एंटायर इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर के अंदर एक अच्छी बात और जानोगे। आपको क्या लगता है समझ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रिटिशर्स जो इंडिया में थे, क्या उनका रूल पॉजिटिव था या नेगेटिव था? पहले ये बताओ। हाँ, नेगेटिव था ना। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि ब्रिटिशर्स ने तो समक्ष बड़े सारे सोशल इंडिकेटर्स में हेल्प करी, ब्रिटिशर्स नहीं होते तो सती की प्रैक्टिस कभी एबॉलिश नहीं होती। तो अब बताओ मुझे, ब्रिटिशर्स नहीं होते तो रेलवेज कभी नहीं आता, है ना। कुछ नेगेटिव्स हैं, कुछ पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो हम ये भी देखेंगे एग्जामिनर कैसे खेलता है साइकोलॉजी के साथ। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन नेगेटिव के नहीं देगा, हर कोई ये जानता है, एग्जामिनर को ये पता है कि भाई अंग्रेजों के आने से कोई खुश थोड़ी ना था, तो ज्यादातर कॉन्सिक्वेंसेस तो उनके नेगेटिव थे। 200 साल जो गोरी चमड़ी वाले आकर हम पे रूल कर गए, तो वो रूल पॉजिटिव तो कैसा भी नहीं हो सकता। लेकिन हर सिक्के के दो साइड होती हैं। एक सिक्का है ना अगर, जैसे, तो उसकी एक साइड हेड होती है, दूसरी साइड टेल होती है। सिमिलरली अगर हम लोग ब्रिटिश के रूल की बात करें, तो उसके भी दो पहलू हमें देखने को मिलते हैं। वन एंगल इज पॉजिटिव, वन एंगल इज नेगेटिव। इस चैप्टर के अंदर हम लोग कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस भी जानेंगे जो कि ब्रिटिशर्स के आने से हुआ, और हम लोग बेस बनाकर बात करेंगे, क्योंकि सिंस वी आर टॉकिंग ऑन द पैरामीटर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमी के ऊपर क्या असर हुआ अंग्रेजों के आने से पहले। लेकिन ये चैप्टर याद रखना, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करता है, इसका मतलब समझ, इस चैप्टर के अंदर जितनी भी बातें होंगी वो 15 अगस्त 1947 से पहले की होंगी, जब से ब्रिटिशर्स यहां पर आए थे। इवन ब्रिटिशर्स के आने से पहले की भी बात है इस चैप्टर के अंदर। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इस बुक के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई मैथ्स के सम्स नहीं है, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, नथिंग। इट इज जस्ट अ स्टोरी बुक, जस्ट लाइक पॉलिटिकल साइंस। और 12th में सारा पॉलिटिकल साइंस और इंडियन इकोनॉमी की ये जो कहानी है ना, सारी की सारी लिंक्ड है। कान चाहे यहां से पकड़ो चाहे वहां से पकड़ो, ये पढ़ोगे तो वहां पर हेल्प होगी, वहां पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकोगे, वो पढ़कर रहोगे तो इकोनॉमिक्स की बुक के अंदर आंसर्स के अंदर अपना थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल लिख सकोगे। ठीक है, तो डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक मिनट रुको।
एक चीज और समक्ष, इस चैप्टर को या इस पूरी बुक को, चैप्टर तो भाड़ में गया, इस पूरी बुक को आप बहुत अच्छे से कवर करोगे, बिकॉज ट्वेल्थ का जो आपका सिलेबस है, अब ट्वेल्थ का सिलेबस जिस तरीके से हो गया, ये वाली बुक कुछ साल पहले ना 11th क्लास वालों को आती थी, ठीक है। 11th क्लास में सब्जेक्ट क्या होता था, सिलेबस क्या होता था, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लस क्या कहते हैं, सॉरी माइक्रो नहीं, स्टैटिस्टिक्स प्लस ये इंडियन इकोनॉमी। अब क्या कर दिया उन्होंने, माइक्रो कर दी 11th में स्टैटिस्टिक्स के साथ, 12th में ये इंडियन इकोनॉमी की जो बुक है, जो कि 11th क्लास की बुक है, ठीक है, और मैक्रो। आप इस बुक को इतने अच्छे से प्रिपेयर अगर कर लोगे ना, बहुत अच्छे से, आपको ये यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में फायदा देगी। इसके साथ साथ प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चन यहां से निकलते हैं, और इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट का, इंडियन इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट का बेस आपका इस बुक से कवर हो जाएगा, इतनी आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यहां पर देखो, यहां पर अगर आप पहले पेज के ऊपर शुरू में बॉक्स पर आओगे, तो यहां पर हम कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। बॉक्स में आपको क्या मिलेगा, यहां पर ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर इंडिया के एक वाइसरॉय थे। जैसे आज हम प्रेसिडेंट के लिए टाइटल यूज करते हैं, आपको तो पता ही है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तो मतलब हिस्ट्री तो आप पढ़ते ही हो, आप जानते ही हो। तो उस टाइम पर एक टर्म यूज होती थी वाइसरॉय या फिर गवर्नर जनरल। फिलहाल हम बात कर रहे हैं वाइसरॉय की। 1894, देख रहे हो कितना पुराना, मतलब ये एग्रीकल्चर की सिचुएशन, इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन को डिस्कस करेगा। 1894 के अंदर समक्ष हुआ क्या, हमारे ब्रिटिश इंडिया के अंदर एक वाइसरॉय थे जिनका नाम था विक्टर एलेक्जेंडर ब्रूस, ब्रूस नॉट रूस, ठीक है। इन्होंने क्या करा, ये कहते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर का एक तरीके से पहिया है इंडिया। जैसे शिप होती है ना, शिप में जो स्टीयरिंग होती है, तो वो कह रहा है ये हमारी पूरी शिप है ग्रेट ब्रिटेन, इसका जो स्टीयरिंग है ना वो इंडिया है। अगर हमारा एम्पायर, ठीक है, किसी भी डोमिनियन को हाथों से जाने दे, कोई भी डोमिनियन समझ रहे हो, जैसे इन्होंने अफ्रीका की बड़ी सारी कंट्रीज को गुलाम बनाया हुआ था, एशिया की बड़ी सारी कंट्रीज को गुलाम बनाया हुआ था, अगर ये इनको छोड़ दे, कह रहा है कि अगर हम कोई भी डोमिनियन आजादी ले ले हमसे, कह रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता, देखो सेकंड लाइन, हम सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इंडिया लूज कर दें अगर अपने हाथों से, तो इसका मतलब हमारे ब्रिटिश एम्पायर का सूर्य जो है, जो सूरज है, वो अस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब देख रहे हो, अब यहां से एक लाइन समझ रहे हो, वाइसरॉय वाली लाइन कह रहा है, तो ये हिंट नहीं दे रहा है ये लाइन आपको साफ साफ, कि कैसे भी कर कर ब्रिटिशर्स नहीं चाहते कि इंडिया जो है वो उनके हाथों से निकल जाए। इसका मतलब इंडिया के ऊपर, इंडिया एज अ कॉलोनी को बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाकर वो रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कोट एनकोट करके आपको लाइन आ सकती है, और ये आ सकता है कि किसने ये वाली लाइन कही थी, ठीक है। तो लिख लो यहां पर इंपॉर्टेंट। चलो आगे बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में एज सच यहां पर तो कोई आपको दिक्कत मतलब नहीं है, कुछ लिखने वाला, कुछ मार्क करने वाला नहीं है। इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया जा रहा है, फालतू बातें आपसे करी जा रही है कि इस बुक का फलाना ऑब्जेक्ट ये है। हम लोग ये सीखेंगे कि इंडिया की पास्ट में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी थी, आज़ादी के टाइम पर कैसी थी, और आज़ादी के बाद कैसी रही, ठीक है। आज जो वो कह रहा है, सेकंड पैराग्राफ की तरफ आओ, आज वो कह रहा है जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है प्रेजेंट डे इकोनॉमी का, वो ऐसे ही नहीं है कि ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिल गया। उसकी जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो हिस्ट्री के अंदर बहुत डीप हैं। और यहां पर ब्रिटिश रूल जो हमारे इंडिया के अंदर लगभग 200 साल तक रहा, और उसके बाद जब इंडिया ने आजादी पाई 15 अगस्त 1947 को, 1947 को, जब कॉलोनियल रूल एंड हुआ, तो इंडिया की सिचुएशन बहुत अलग थी, और इंडिया ने मेहनत कर कर एक एक करके तिनका बटोर कर अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, क्या कहते हैं हम इनको, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, इसको पूरे को चेंज करें, क्योंकि ये 3 सेक्टर्स आप जानते हो ना, पिलर होते हैं, इंजन्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी को रन करने के लिए। शुरू में जब कोई भी कंट्री समझ जब आजाद होती है, तो आपको पता है ना उसका स्ट्रक्चर होता है, वो शुरू में लीस्ट डेवलप कंट्रीज होती है, ये कोल्ड वॉर में आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद वो थोड़ी सी डेवलप होती है, तो उसके पास स्टेटस आ जाता है दैट इट इज अ डेवलपिंग कंट्री। फिर जब फुली तरीके से डेवलपिंग कंट्री के पैरामीटर को भी, लक्ष्मण रेखा को जब वो कंट्री पार कर देती है, तो वो बन जाती है फुली डेवलप्ड कंट्री, मॉडर्न कंट्री। अभी भी डेवलपिंग, चाइना भी इवन डेवलपिंग के अंदर कैटेगरी के अंदर आता है। हाँ, एशिया के अंदर चाइना भी डेवलपिंग कंट्री के अंदर आता है, और डब्ल्यूटीओ इंजाम लगाता है चाइना के ऊपर कि अब तो तुम फुली डेवलप्ड बन गए हो, तो तुम फायदा लेना चाहते हो, क्योंकि इनको बेनिफिट्स मिलते हैं ना डब्ल्यूटीओ और इन सब की तरफ से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ऑब्वियसली बात है, एलडीसी की ज्यादा हेल्प करेंगे इंटरनेशनल संस्था, फिर उसके बाद डेवलपिंग की हेल्प करेंगे, डेवलप्ड को हेल्प करनी पड़ती है उनकी, तो चाइना भी इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सट्रैक्ट करते रहता है। वो कहता है मत दो भाई, मुझे टाइटल नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को स्टेटस दो डेवलपिंग कंट्री का। चाइना
ना कहीं जो डेवलपिंग लगता है आपको? पूरी दुनिया जो कोल्ड वॉर के टाइम पर हमने क्या पढ़ा था, अमेरिका की हेजीमनी को चैलेंज कर रहा है, कोल्ड वॉर 2.0 शुरू कर दिया उसने, तो वो डेवलपिंग कंट्री होगा वो कहीं से? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब आती है, ये वाली लाइन यहां पर, ये आप देख रहे हो, सोल पर्पस जो है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का इंडिया के अंदर, वो ये था कि इंडिया को ना, ध्यान से सुनना, दो पर्पस थे ब्रिटिश रूल के इंडिया के अंदर। सबसे पहला पर्पस समक्ष ये था कि इंडिया को सप्लायर के अंदर कन्वर्ट करना। सप्लायर के अंदर कन्वर्ट करना, किस चीज का सप्लायर? रॉ मटेरियल का सप्लायर। कहां जाएंगे रॉ मटेरियल? एनी आइडिया? किसका रूल था हमारे देश में? ब्रिटिशर्स का। ये कहां जाएंगे रॉ मटेरियल? ब्रिटेन जाएंगे। पहला पहला एम पता चल गया कि इनका क्या था, इंडिया को किस चीज में कन्वर्ट करना? सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा एम ये था, जब रॉ मटेरियल वहां से ब्रिटेन की इंडस्ट्री में जाकर कन्वर्ट होकर क्या बनकर आएंगे, रॉ मटेरियल फैक्ट्री में जाकर क्या बनकर आता है, क्या कहते हैं उसको हम लोग, क्या कहते हैं उसको हम लोग? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स। और इंडिया को एक तो सप्लायर, इसका मतलब एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल के अंदर कन्वर्ट करना, और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करना, ये दो मटेरियल थे। इस पॉलिसी को इस चैप्टर के अंदर आप जाकर सीखोगे, क्या कहते हैं इस पॉलिसी का नाम होता है समक्ष सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब यह है कि इन्होंने हमारे देश का इंडस्ट्रियल बेस पूरा खराब करके सारी इंडस्ट्रीज ब्रिटेन सेटअप कर दी थी। अब हम करना चाहें भी तो नहीं कर सकते थे क्योंकि रूल इनका था, और ऊपर से जो हमारी देसी इंडस्ट्रीज बहुत फेमस थी, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स की इंडस्ट्रीज आपको पता है बहुत फेमस थी, और हम पढ़ेंगे भी, पहला टॉपिक हमारा यही है कि किस तरीके से जो हमारी हैंडमेड प्रोडक्ट्स की जो इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह की जो इंडस्ट्री थी, जहां पर कारपेट्स, ठीक है, ये हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स वगैरह ये जो बनते थे, है ना, ये सब इंडस्ट्रीज को, इनके बेस को डिस्ट्रॉय कर कर ब्रिटिशर्स ने यहां की इंडस्ट्रीज को बंद करवा दिया, इंडियन इंडस्ट्रीज को, जिनका बहुत ज्यादा नाम था, जिनके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा वर्ल्ड के अंदर फेमस थे। और यहां से जितना रॉ मटेरियल, जो भी कच्चा माल होता था, हमारे खेती बाड़ी के कोई प्रोडक्ट हो गए, जो भी यहाँ के रिसोर्सेज हो गए, उनको रॉ मटेरियल्स को ब्रिटेन यहां से जबरदस्ती इंडिया से, इंडियन से करवाता था उसको एक्सपोर्ट, ताकि वो ब्रिटेन के अंदर जो फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश है वहां पर जाएं, रॉ मटेरियल ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में पहुंचेगा, गुड वहां से बनेगा और बिकेगा कहां? मजेदार बात सुनो, इंडिया के अंदर ही, ताकि इंडियंस को फोर्सफुली वो गुड खरीद पाया जाए। तो एक तरीके से देख रहे हो ब्रिटिशर्स की रणनीति क्या, उनकी चालाकी क्या है। रॉ मटेरियल भी ब्रिटेन जा रहा है जो कि हमारे देश का है, उसके बाद फोर्सफुली हमें उनका फिनिश प्रोडक्ट जो है वो खरीदना है, और इसके लिए पैसे कहां से खर्च होंगे? वो भी हमारे पैसे होंगे। अल्टीमेटली रॉ मटेरियल भी ब्रिटेन का और रेवेन्यू भी ब्रिटेन का, ये उनकी चालाकी थी। तो यहां पर लिख लो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बनेगा, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया? व्हाट वाज द, यहां पर लिखा हुआ है, व्हाट वाज द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। एक मिनट, तो सोल पर्पस क्या था? ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो है इंडिया के अंदर, उसका सोल पर्पस था कि कंट्री को कैसे भी करके हमें कन्वर्ट करना है रॉ मटेरियल का सप्लायर, जो कि जाएंगे सारे के सारे रॉ मटेरियल कहां पर? ब्रिटेन के अंदर, जो उनका इंडस्ट्रियल बेस रैपिड तरीके से एक्सपेंड हो रहा था उसके लिए, और इंडिया को एक्सपोर्टर के अंदर उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। किस चीज का एक्सपोर्टर? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्टर ऑफ, जल्दी बताओ, यहां से रॉ मटेरियल जाएंगे, वहां से क्या आएगा? फिनिश गुड्स। बोलो फिनिश गुड्स, ठीक है। तो इसका मतलब फिनिश गुड्स जब आप खरीदोगे फोर्सफुली तो रेवेन्यू भी आपका जाएगा, और आप जो एक्सपोर्टर हो रॉ मटेरियल के, तो आपके यहां से माल भी जा रहा है जो कि हमारे देश का है। इसलिए आपने अक्सर एक चीज सुनी होगी, हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसको ब्रिटिशर्स लूट कर लेकर, क्या क्या लूट कर नहीं ले गए यहां से, आप देख रहे हो रिसोर्सेज ले गए, फोर्सफुली तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लोगों का, ठीक है। तो ये एक तरीके से ब्रिटिशर्स का जो इंडियंस के साथ नेचर था, इट कैन बी कॉल्ड एज एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे इस चीज में। और लगभग ये चीज हमें जब आजादी के बाद ऑलमोस्ट हमें 70 साल लग गए इस चीज को ठीक करने के लिए। उसके अलावा आपने ये भी चीजें सुनी होंगी कि ब्रिटिशर्स हमारा जो है वो कोहिनूर भी ले गए थे। कोहिनूर आज के टाइम में कहां पर है? इंग्लैंड की क्वीन है ना, क्वीन एलिजाबेथ 2 उसको अपने क्राउन के अंदर पहनती है।
यार ये करंट अफेयर एक बारी आया था, चर्चा चली थी 2015-16 के अंदर कि इंडिया के पता नहीं किसी मिनिस्टर ने या किसी ने कह दिया था कि हम कोहिनूर वापस लाएंगे और वैसा करके। लेकिन वही है ना कि सिर्फ कोहिनूर लाने से क्या होगा। यहाँ पर आप एक तरीके से बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स और डेवलपमेंट रिसर्च और इसकी बात करते हो, इकोनॉमी के बड़े बड़े बातें करते हो। आपने इस देश में कभी ये देखा है, मतलब मैं एक नेताओं के लिए वो कह रहा हूं कि आपने कभी इस देश में ये देखा है एडमिनिस्ट्रेटर्स ने गरीबी कितनी है पॉवर्टी की सिचुएशन है क्या, कितने लोग रोड पे सोते हैं। वो सिचुएशन इंप्रूव ना करके आप पीछे बड़े कोहिनूर लाएंगे, क्या फायदा भाई उससे, क्या फायदा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट कोहिनूर से थोड़ी ना करा जाएगा, है ना। तो सबसे पहला जो हमारे पास अब जो टॉपिक मेन है डिस्कस करने को, वैसे तो हम स्टार्ट तो सब कुछ कर ही चुके हैं। मेन लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या था, हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल था वो काफी ज्यादा कम था। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की इसकी आराम से बेसिक तरीके से बात करते हैं। देखो इंडिया जो है ना, इंडिया की शुरू से समक्ष आजादी से पहले ही एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी रही है, ठीक है, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी रही है। जब से ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर शुरू हुआ है उससे भी पहले, एडवेंट का मतलब होता है स्टार्टिंग, जब से ये लोग आए हैं, ठीक है, एडवेंट का मतलब होता है स्टार्टिंग। जब से ब्रिटिशर्स इंडिया आए हैं उससे पहले ही हमारी जो इकोनॉमी का जो स्टेटस रहा है वो ऐसा रहा है कि हमारी इकोनॉमी काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट रही है। एग्रीकल्चर ना शुरू से मेन सोर्स रहा है लोगों के जीवन का, लोगों के लाइवलीहुड का, ठीक है। तो समझ गए इतना कि एग्रीकल्चर जो है वो शुरू से लोगों का मेन सोर्स रहा है लाइवलीहुड का। लेकिन फिर भी हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है वहां पर ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज पास्ट में नहीं होती थी। ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी हम लोग बड़ा सारा सामान जो थे मैन्युफैक्चर करते थे। और मैन्युफैक्चर सिर्फ ऐसे नहीं कि लोकल प्रोडक्शन के लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स का बहुत अच्छा खासा जाना माना नाम था। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थी, जैसे कि एग्जांपल देखो कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स, ठीक है, मेटल के प्रोडक्ट्स, इसके अलावा प्रीशियस स्टोन वर्क्स, ठीक है, मसाले वगैरह, स्पाइसेस, ये सारी जो चीजें थी इनकी हमारे इंडिया के लिए वर्ल्ड वाइड मार्केट थी। वर्ल्ड वाइड मार्केट का ये मतलब है बहुत सारी कंट्रीज के अंदर इंडिया एंशिएंट टाइम में, मेडिवल टाइम में, इवन मॉडर्न टाइम में जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो इन सब मालों को, इन सब सामानों को एक्सपोर्ट करता था। और ऊपर से हमारे इंडिया की, सुनो, जैसे अब ये चीजें ना आपको रेगुलर बुक्स के अंदर सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी तारीफ देखो आज इंडिया की। लास्ट 4 लाइन देख रहे हो ये वाली, इंडिया जो था अपनी वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन एंजॉय करता था, वर्ल्ड वाइड मार्केट एंजॉय करता था, क्योंकि इंडिया की रेपुटेशन पता है किस चीज में थी। आज तो इंडिया के लोग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट तो आपको दिखेंगे ही नहीं कि भाई क्या छोड़ रहा है मेड इन इंडिया, पता नहीं क्या लगा दिया उसमें, तो सही भी है कि नहीं है, बेकार हो। फाइन क्वालिटी का मटेरियल यूज करने के लिए हमारा प्रोडक्ट जाना जाता था। आज के टाइम पे कोई वर्ल्ड में ट्रस्ट करेगा कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है तो सबसे बेस्ट फाइन क्वालिटी के कोई इसके अंदर माल रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इंडियंस खुद ट्रस्ट नहीं करते, हम लोग कहाँ मेड इन इंडिया कोई प्रोडक्ट लेते हैं बताओ? हाँ हाँ, सही बात है। तो रेपुटेशन जो है वो इंडिया की इस चीज में थी कि बहुत फाइन क्वालिटी का मटेरियल यूज करता है और बहुत हाई स्टैंडर्ड की क्राफ्टमैनशिप को यूज करता है, ठीक है, जो कि हमें इंपोर्ट में देखने को मिलती है। इतना इंट्रोडक्शन समझ में आया? आगे हम ये देखते हैं, यहां पर हमारा इतना हो गया। अब थोड़ा सा बात इंट्रोडक्शन की हो गई थी, अब इस टॉपिक के अंदर के लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर हम लोग बॉडी की बात करते हैं इसकी, कि हमें मेन आंसर लिखना क्या है। देखो नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको लाकर एक लाइन दिखेगी, द इकोनॉमिक पॉलिसीज, मतलब वो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया के अंदर, ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट इंडिया के अंदर जो परस्यू कर रही थी, उनका सिर्फ एक ही पर्पस था। क्या मकसद था उनका? ध्यान से देखो कि प्रोटेक्शन और प्रमोशन करना है उनको अपने खुद की होम कंट्री। होम कंट्री कौन सी है अंग्रेज की? कौन सी होम कंट्री है अंग्रेजों की? हाँ, ब्रिटेन, है ना। वो चाहते थे कि सिर्फ ब्रिटेन का प्रोटेक्शन और प्रमोशन हो और उनको इंडिया की इकोनॉमी से ऐसा कुछ लेना देना नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि इंडिया की इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो, उसकी प्रोग्रेस हो। हमेशा अंग्रेज कहने का मतलब है इसी तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी को परस्यू कर रहे थे। इस तरह की पॉलिसी परस्यू करने की वजह से हमारे इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में बड़े सारे चेंजेस आए, कुछ फंडामेंटल चेंजेस करे गए ब्रिटिशर्स के द्वारा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, आप यहां पर अगर लाइन देखोगे तो आपको मिलेगी फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, ये देखो, ट्रांसफॉर्म करा इन्होंने हमारी कंट्री को इनटू सप्लायर ऑफ, क्या सप्लाई करता था इंडिया? रॉ मटेरियल। और इंपोर्टर ऑफ किस चीज का? कंज्यूमर बना दिया इन्होंने, फिनिश प्रोडक्ट्स।
फिनिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो कि ब्रिटेन से बनकर आते थे और ब्रिटेन वाले हमें फोर्स करते थे अंग्रेज कि हम जबरदस्ती इनको खरीदे, ठीक है। अब एक और चीज आती है यहां पर कि क्या इन्होंने हमारी कंट्री के अंदर कुछ ऑफिशियल एस्टिमेट्स करे, क्या इन्होंने कुछ एफर्ट्स लिया कि नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, पॉवर्टी रेट, ये सब हम कैलकुलेट करें? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये सारे रेट को वो उस टाइम पर समझ कैलकुलेट करने लगते, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आंकड़े हमारे सामने आ जाते, फिर इंडियंस विरोध में उतर आते। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर इन्होंने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा सिंसियर एफर्ट नहीं मारा जिसकी वजह से इंडिया की ये लोग नेशनल इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करें। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम? क्या होती है इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर? क्या होता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का? क्या होता है, क्या होता है इंडिकेटर सबसे बड़ा? क्या होता है कैलकुलेट करने का? जीडीपी, जीडीपी, जीडीपी। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? नहीं नहीं, पर पर्सन की इनकम को पर कैपिटा इनकम कहते हैं। सारे पर्सन्स को आप देश के कंबाइन कर दो, एक एक पर्सन की इनकम को हम लोग कहते हैं पर कैपिटा इनकम। एक एक इनकम की पर कैपिटा इनकम, और पूरे सारी पर कैपिटा इनकम को अगर आप कंबाइन करते हो तो वो पूरे देश की इनकम, पूरे देशवासियों की इनकम, जीडीपी, ठीक है। तो जो नेशनल इनकम थी हमारी और जो पर कैपिटा इनकम थी वो ब्रिटिशर्स के द्वारा तो नहीं कैलकुलेट करी गई, लेकिन कुछ इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स, कुछ मेजर्स इन चीजों को कैलकुलेट करने के लिए इंडिया के कुछ इकोनॉमिस्ट ने लिए इनिशिएटिव्स ये वाले। तो यहां पर देखो क्वेश्चन बनता है कि वो कौन से इकोनॉमिस्ट थे। इनका नाम है, आपने सुना भी होगा, दादा भाई नारोजी, विलियम डिगबाय, फिंडले शिराज, वी के आर बी राव और इसके अलावा आरसी देसाई। आरसी देसाई, इनमें से सबसे प्रिसाइज इनिशिएटिव जो लिया गया वो वी के आर बी राव के द्वारा लिया गया, क्योंकि इनके जो एस्टिमेट्स है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट माने गए, ठीक है। लेकिन ज्यादातर स्टडीज हमें यह बताती हैं कि कंट्री की जो ग्रोथ थी, एग्रीगेट रियल आउटपुट जो कंट्री का था, मतलब जो जीडीपी थी, फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में, मतलब 20वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ के अंदर वो 2% से भी कम थी। इट वॉज लेस देन 2%, ठीक है। हमारे रियल आउटपुट जो थी, जीडीपी जो थी, वो 2% से भी कम थी 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में। इसके साथ साथ जो पर कैपिटा आउटपुट थी, पर कैपिटा इनकम जो थी, वो थी, इट वॉज अबाउट 0.5%। 0.5% का मतलब हो गया 0.5%। तो एक चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जब भी आप इस तरीके की कोई एस्टिमेट कर रहे हो तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले तो याद रखना कि जो हमारी नेशनल इनकम थी इस टाइम पर, नेशनल इनकम थी वो थी 2%, और जो पर कैपिटा इनकम थी, पर कैपिटा इनकम क्या होती है समक्ष? अभी मैंने क्या बताया, किसकी इनकम? एक एक इंडिविजुअल की, वो थी 0.5%, यानी कि 0.5%। तो ये सब कैलकुलेट करने के जो एफर्ट्स है वो इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग लिए। तो आज की डिस्कशन में मतलब फिलहाल इतना ही, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर। थैंक यू।